हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल सीवीटी जोन में। तो आज हम एक बार फिर से पीवाईक्यूज़ लेके आ गए हैं, और वो भी किसकी, सीवीटी 2023 में जनरल टेस्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे उसकी पीवाईक्यूज़ लेके हम एक बार फिर से आपके सामने आ गए हैं। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो कि सीवीटी 2024 होगा, ये वीडियो और इससे रिलेटेड जो भी आगे वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी, एंड आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जनरल टेस्ट में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 6/5 व्हेन 5 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर। यानी कोई फ्रैक्शन है वो किसके बराबर हो जाता है, 6/5 के। कब? जब उसके हम न्यूमरेटर में 5 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल जो हमारा फ्रैक्शन है उसे मैंने मान लिया x/y, है ना। फ्रैक्शन इसी फॉर्म में होता है, x/y, x इसका न्यूमरेटर और y इसका डिनोमिनेटर। अब क्या कह रहा है कि इसके न्यूमरेटर में अगर हम 5 ऐड कर दें, तो मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख दिया। तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया, 6/5 के बराबर हो गया। तो ये फ्रैक्शन 6/5 के बराबर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया 2 वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, एंड बिकम्स 1/2 व्हेन 4 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब क्या कह रहा है, अब इस ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन में इसके डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर देते हैं। तो मैंने इसके डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर दिया और न्यूमरेटर को एज इट इज़ रख दिया। तो जब ऐसा किया तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 × x, 2x इज इक्वल टू y+4। अब यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया आपको, है ना, लीनियर इक्वेशन, और दो वेरिएबल भी हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड से कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो मैंने इसे एलिमिनेशन मेथड से किया है। जब सॉल्व करोगे आप इसको तो x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू 10 आएगी। अब आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी थी। अब यही तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, x की जगह आप 7 रख दो और y की जगह 10 रख दो, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ गया, 7/10। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन है, a ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the ground. If the length of the ladder is 19 meter, then what is the distance of the foot of the ladder from the wall? अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, लैडर मतलब होती है सीढ़ी। एक सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे ऐसे खड़ी हुई है। तो सपोज करो ये दीवार है ना, ये जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है, और इसके सहारे ये सीढ़ी लगी हुई है। ये इसमें सीढ़ी की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 19 मीटर, यानी सीढ़ी की लेंथ दे रखी है। और ये जो सीढ़ी है वो दीवार से कितने का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, वॉल अगेंस्ट वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये जो वॉल है, सॉरी लैडर है, सीढ़ी है, वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। यानी जो लैडर का फुट है वो वॉल से कितनी दूरी पे है, यानी ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो मैंने इस डिस्टेंस को सपोज कर लिया है x, मान लिया है x। अब देखो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा एंगल ये है, तो एंगल ये है, तो इसका मतलब ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी, और हाइपोटेनस तो यही होगी, और वो तो सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये है बेस है और ये हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में हमें किस किस के बारे में दिया हुआ है, एक तो बेस दे रखा है और एक हाइपोटेनस दे रखा है। तो आप ध्यान से सोचो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस और हाइपोटेनस आता है। तो सबको पता है कॉस, कॉस में बेस और हाइपोटेनस दोनों आता है, इसीलिए मैंने कॉस लिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बेस और हाइपोटेनस दोनों आता है। तो कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि कॉस जो होता है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है।
अब cos 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, 1/2 इज इक्वल टू x/19, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व जब करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9.5 मीटर। तो ये आपका आंसर है, यानी ये जो फुट ये लैडर का जो फुट है वो दीवार से 9.5 मीटर अवे है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज न्यूमेरिकली 30 टाइम्स इट्स हाइट। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कह रहा है कि जो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा ना वो इसकी हाइट के 30 टाइम्स है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया, इसका मैंने बेस बना लिया b और हाइट बना लिया h। अब क्या इसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया जो है कह रहा है कि इसकी हाइट के 30 टाइम्स है, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इसकी हाइट के 30 टाइम्स। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला भी तो होता है ट्रायंगल में, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी बेस b है हाइट h है, तो एरिया का फॉर्मूला भी रख दिया मैंने। और एरिया किसके बराबर है, 30 इंटू h, h से h कट जाएगा, b/2 इज इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 यूनिट। और हमसे यही पूछ रहा था कि हाउ लॉन्ग इज इट्स बेस, यानी इसका बेस कितना है, तो वो है 60 यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बिल्कुल भी मतलब अगर अच्छा लग रहा है आपको और आप इसे मतलब कंटिन्यू करना चाहते हो एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। और मुझे अगर आपको समझ में आ रही है क्वेश्चंस, तो हमारा बैच लॉन्च होने वाला है जो कि 15 जनवरी से लॉन्च होने वाला है। तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो ताकि आपको और ज़्यादा एक्सपोजर मिले, हमसे लाइव आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो उस बैच की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी आपके शो कर रहा होगा, तो आप एनरोल कर सकते हो एंड आपको ऐसी इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आदमी है जो किस स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 मिनट, यानी जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है तो एक ब्रिज को 15 मिनट में क्रॉस कर देता है। तो हमें उस ब्रिज की लेंथ नहीं पता है, वही हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो लेंथ होती है डिस्टेंस। अब यहाँ पे उस आदमी की स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस निकालना है, यानी लेंथ जो है वो डिस्टेंस ही तो होती है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम कर दें हम, तो हमें लेंथ निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमें मीटर में दे रखी है, मतलब निकालना हमें मीटर में है यहाँ पे। तो स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगी, सबको पता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इस स्पीड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। तो ये 5 इंटू 5/18 विच इज़ 25/18 मीटर पर सेकंड। टाइम जो है, क्योंकि ये टाइम देखो मीटर पर सेकंड, यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड में है और यहाँ पे टाइम 15 मिनट दे रखा है, तो इसे भी हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 15 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड होता है, तो मैंने इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो टोटल आ गया 900 सेकंड। यानी टाइम को मैंने सेकंड में चेंज कर लिया और स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस ही तो लेंथ है, तो स्पीड है हमारी 15/18 इंटू टाइम है हमारा 900। तो स्पीड इंटू टाइम सॉल्व किया मैंने, तो 1250 मीटर, यानी जो ब्रिज की लेंथ है वो 1215 मीटर है। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है, ये एपी का क्वेश्चन है। इसमें क्या
क्या दे रखा है, कह रहा है इसमें कि जो AP का थर्ड टर्म है वो 18 है। तो सबसे पहले हम AP का फर्स्ट टर्म सपोज कर लेते हैं, तो AP का फर्स्ट टर्म A होगा और कॉमन डिफरेंस D होगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म के बारे में दे रखा है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। थर्ड टर्म है तो यहाँ पे जैसे 3 है तो यहाँ पे 2 होगा, तो थर्ड टर्म क्या हो गया, A प्लस 2D। ऐसे ही 12 टर्म दे रखा है 72 के बराबर, तो 12 टर्म T12, अब यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 11 होगा, तो A प्लस 11D आपका 12 टर्म हो जाएगा। थर्ड टर्म किसके बराबर दे रखा है, 18 के बराबर, और 12th टर्म दे रखा है 72 के बराबर। तो ए और डी में ये दो लीनियर इक्वेशन बन गए, एक ये और एक ये, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, डी की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशन को। और यही हमारा इंपॉर्टेंट था। अब जब ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो हमारी सीरीज़ क्या बनेगी, ए पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2D, ऐसे कर करके आगे बढ़ते जाओगे तो मिलती जाएगी। तो यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2D में हम वैल्यूज़ रखते हैं, तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, मतलब पहला वाला टर्म 6 आ जाएगा, दूसरा टर्म 12 आ जाएगा, तीसरा टर्म 18 आ जाएगा, चौथा टर्म 24 आ जाएगा, ऐसे सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज़ बन गई। तो ये किससे मैच कर रहा है, 6, 12, 18, यानी ये हमारी सीरीज़ है, तो पहला नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इफ साइन प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है। अब हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो, अगर हमें ये टर्म चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने दोनों तरफ, दोनों साइड इज इक्वल टू के साइन के दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इस साइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर 2 का स्क्वायर 4। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह कॉसेक थीटा है। अब देखो, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो जब भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है वो दोनों कट के 1 हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं 1। जैसे टेन थीटा और उसका उल्टा होता है कॉट थीटा, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 होता है। ऐसे ही साइन थीटा और उसका उल्टा है कॉसेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कट के 1 हो जाएंगे, तो ये टर्म 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। अब हमें इसी की वैल्यू तो चाहिए थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 को उस साइड भेज दो तो 4 में से माइनस हो जाएगा 2, तो हमें इसकी वैल्यू आ गई 4 - 2 विच इज़ 2। तो ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा। इसमें दे रखा है 243 पे पावर 3x इज इक्वल टू 27 पे पावर 4x माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ 4 पे पावर x इज। अब इसके लिए वैल्यू को हमें 4 पे पावर x निकालना है, इसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो 243 पे पावर 3x इज इक्वल टू 27 पे पावर 4x माइनस 1। अब मैंने देखा कि 243 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कर रखा है, तो 3 3 3 3, तो इसके फैक्टर्स क्या आए, 3 आए, 3 मतलब 3 जो है वो 5 बार आ रहा है। तो इसको हम 243 को 3 पे पावर 5 लिख सकते हैं, उस पर होल पावर 3 पे पावर x, 3 इंटू एक्स है ना, 3x इज इक्वल टू 27 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 पे पावर क्यूब आएगा, तो 3 पे पावर क्यूब पे होल पावर 4x माइनस 1। अब देखो, अब पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a पे पावर b पे होल पे पावर c, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी। तो जब पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15x, इधर आएगा 3 पे पावर 15x और इधर आएगा 3 पे पावर 12x माइनस 3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, बेस सेम है, तो पावर्स भी बराबर होंगी। तो बेस सेम है, चूँकि दोनों का बेस 3 है तो पावर्स भी बराबर होंगी, तो पावर्स को मैंने बराबर कर दिया। बराबर करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू आई -1। तो हमें x की वैल्यू भी पता करनी थी और वो आ गया। तो हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, 4 पे पावर x, x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे रखो, तो
4 पे पावर -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, और ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है, तो ये होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन, वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें ये दे रखा है कि अ टॉय इज मेड इन अ शेप ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ कोन। तो एक टॉय है नहीं, है ना, खिलौना है। तो वो किस शेप का है? एक तो उसके नीचे तो ये हेमिस्फीयर है, तो मैंने देखो हेमिस्फीयर बना दिया, और उसके ऊपर कोन माउंटेड है, यानी देखो ऐसा खिलौना, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर ये पूरा होगा, है ना, ये पूरा 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा, यानी रेडियस हो जाएगा 7/2। और इस पूरे टॉय की लेंथ देखो यहाँ दे रखी है, इफ दिस 15.5 सेंटीमीटर हाई टॉय, यानी इस पूरे टॉय ऊपर से लेके नीचे तक की हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पॉलिश्ड एट 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको हर सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 20 पैसे लग रहे हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, यानी हमें पूरे टॉय को पेंट करने में कितने पैसे लगेंगे वो हमें निकालना है। तो टॉय को हम पेंट ऊपर से करेंगे पूरे टॉय को, तो इसके लिए हमें ये समझ में आया कि हम अगर पेंट करेंगे तो इसकी सरफेस एरिया पे करेंगे। इसका मतलब हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है, यानी ये जो सरफेस एरिया है टोटल वो निकाल लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले स्फीयर का एरिया निकालेंगे और ऊपर वाले कोन का एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इस कोन का टॉय सरफेस एरिया निकालते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, इसका रेडियस कितना होगा इस स्फीयर का? 7/2। तो ये रेडियस तो पूरे हर जगह सेम रहेगा, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक का भी 7/2 होगा, क्योंकि ये रेडियस तो हर जगह सेम होगा। तो इस कोन की हाइट निकल के आ जाएगी। इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल 15.5 में से अगर हम 7/2 माइनस कर देंगे तो हमें इस कोन की हाइट निकल के आ जाएगी। तो इस कोन की हाइट आपकी हो जाएगी 15.5 में से 7/2 माइनस कर देंगे, यानी 3.5, तो इसकी 12 आ जाएगी। तो इसकी ये जो h है ये 12 आ गया, ठीक है। और इसका रेडियस तो पता ही है 7/2। तो हमें इससे इसकी ये l, ये जो मैंने l लिख रखा है, ये कोन की स्लैंट हाइट होती है। तो l क्या हो गया हमारा? l हो गया L, H और R। तो तीनों में रिलेशन क्या होता है? L² = H² + R²। यहाँ से मैंने H की वैल्यू रखी और H की वैल्यू रखी 12 और R की वैल्यू रखी 7/2। इनका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो L की वैल्यू हमें यहाँ से निकल के आ जाएगी 25/2। अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, मतलब ये जो कोन है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो कोन का एरिया क्या हो जाएगा? πRL। इसीलिए हमने L निकाला, क्योंकि इसका एरिया होता है πRL। पाई की वैल्यू 22/7 रखो, R की वैल्यू 7/2 रखो, और L की वैल्यू ऑलरेडी निकल के आ गई है 25/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कोन का एरिया A1 ये किसके बराबर आ गया? 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारा काम आधा ही हुआ है। अब हमें नीचे वाले स्फीयर का एरिया निकालना है, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का एरिया को मैंने A2 बोल दिया है, ये किसके बराबर होता है? 2πr²। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और R हमें ऑलरेडी पता है 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर है, तो 7/2 × 7/2। इसे सॉल्व करेंगे तो हेमिस्फीयर का एरिया आ गया 77 सेंटीमीटर। अब पूरे टॉय का एरिया कितना हो जाएगा? तो दोनों के एरियाज को ऐड कर दो, तो टोटल पूरे टॉय का एरिया को मैंने 80 से दिखा दिया है। ये हो जाएगा, जब ऐड करोगे तो 4290/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पैसे का पूछ रहा है कि तो टोटल टॉय पे पेंट करने में कितना पैसा लगेगा। अगर हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे 20 पैसे लग रहे हैं तो हम टोटल पैसे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो पूरे टोटल सरफेस एरिया में टोटल रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा टोटल रुपीज़ आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इंटू
जितना रुपए दिया हुआ है। तो ये जो रुपए आएगा वो पैसे में आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 पैसे दे रखा है, तो ये पैसे है। हालांकि यहाँ पे रुपए में दिया हुआ है, तो 4290 पैसे, तो पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 100 से आप डिवाइड करोगे तो ये रुपए में चेंज हो जाएगा, यानी 42.90 रुपीज़ आंसर है इसका। यानी पूरे टॉय को पेंट करने के लिए 42.90 रुपीज़ आएगा। माफ़ करना, मुझे थोड़ी सी कोल्ड हो गई है, तो बीच में खांसी वगैरह की वजह से अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो इसके लिए अपॉलॉजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि एन एंगल इज़ 3/7 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ एंगल और उसका सप्लीमेंट्री क्या होता है। देखो, ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में दे रखा है, तो हम सपोज कर लेते हैं वो एंगल x है, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, क्योंकि दोनों को आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री ही आएगा, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हुए ना, तो उस एंगल को हमने मान लिया x, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस x। अब क्या दे रखा है? कह रहा है कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 3/7 टाइम्स है। ठीक है, तो जो एंगल है x वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 3/7 टाइम्स है, यानी जो ओरिजिनल एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 3/7 टाइम्स है। तो इसके सप्लीमेंट्री एंगल में 3/7 टाइम्स कर दिया तो वो ओरिजिनल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसे से आप सॉल्व करोगे तो एंगल की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54, यानी वो एंगल जो है वो 54 डिग्री के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड एंड टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी हमें हमारे पास 1 से लेके 20 नंबर वाली टिकट्स हैं। अब उनको ऐसे मिक्स कर दिया गया है, तो हम एक टिकट निकाल रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस टिकट पे जो नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। यानी हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होना चाहिए? 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 1 से लेके 20 के बीच में 3 के कितने मल्टीपल आते हैं? तो ये एक हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो 1 से लेके 20 के बीच में यही 6 तो आएंगे 3 के मल्टीपल। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और टोटल आउटकम क्या है? टोटल आउटकम यानी हमें पूरे 20 में से निकालना है ना, तो टोटल आउटकम हमारा 20 हो गया, और फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वो यही 6 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा? ऊपर हम रखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे रखते हैं टोटल आउटकम। तो 6/20 ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/10। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/10। यानी हर 10 कार्ड में से जब 10 बार निकालोगे तो 3 बार चांस बन सकता है कि 3 के मल्टीपल आपको आ जाएं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एंड मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि हमारा जो है बैच 15 जनवरी को लॉन्च कर रहा है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और भी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो, आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हो। उसकी जो लिंक है वो स्क्रीन पे शो कर रही होगी, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे। आप उस लिंक पे विज़िट करके आप हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे एनरोल करा सकते हो और अपनी CVT की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो मैं लाते रहूँगा, और भी PYQs की वीडियो धीरे धीरे मैं लाऊँगा। तो तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, हमें फॉलो करते रहिए।